हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है तो जल्दी से जल्दी होने की कोशिश की जाए। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपका अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं उम्मीद की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि डेट आ गई है होगा। फिर भी उम्मीद है जहाँ तक अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम होगा तो प्लीज़ तैयारियाँ करती रहिए। जो भी समस्या होगी उसके लिए आपका समाधान कहीं ना कहीं से निश्चित होता है। आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ आप पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछें। साथ ही साथ बार बार बोलती हूँ, फिर बोलूँगी, गलत चीज़ों की तरफ फोकस मत करें। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि नथिंग एल्स, मतलब ये सबसे बेकार चीज़, इससे बेकार कुछ नहीं है, उस चीज़ों पर मत दिमाग लगाएं। जो चीज़ें आपको कुछ कहीं से लाभ देती हैं उस चीज़ पर दिमाग लगाएं। बहुत लोग रील्स वगैरह देखते हैं, बिल्कुल देखिए, मनोरंजन करना चाहिए, लेकिन उसको इस हद तक मत ले जाइए कि स्क्रॉल करते करते बहुत टाइम आपको बीत जाए। कहने का कुल मतलब इतना है कि जो है पढ़ते रहिए, पढ़ाई अनिवार्य है, करते रहिए। खासकर उसको जिसने अभी तक अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाया इसलिए कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर वो लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए, यूथ प्रैक्टिस सेट 75 हम लोग कर रहे हैं, 74 तक हो चुका है। पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा। आज 75 यूथ प्रैक्टिस सेट है और जिसका जो है सब्जेक्ट है आपका, चैप्टर का नेम है सामाजिक गृह व्यवस्था। सामाजिक गृह व्यवस्था में गृह व्यवस्था आएगा, पारिवारिक जीवन चक्र आएगा, गृह प्रबंधन आएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है इस चैप्टर का, उसको चलिए देखते हुए चलते हैं। और कोई भी समस्या आएगी बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आप टेलीग्राम लिंक है आपके पास, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपको जो है ज़्यादा कोई आवश्यकता हो तो आप बिल्कुल मेरे जो है ग्रुप पर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह किसका कथन है? कोटिजन का है, ग्रास क्रैंडल का है, राजमल पी देवदास का, एरिन का है। तो जब मैंने गृह प्रबंधन पढ़ा है, मैंने गृह प्रबंधन का 3-4 चैप्टर पढ़ा रखा है, आप बिल्कुल जाकर देखिए। तो पहले वाले में तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको परिभाषा ही पढ़ाई है कि सारी परिभाषाएं कितनी किसके द्वारा कही गई हैं। तो बिल्कुल जाकर उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपका कोटेजन सही शब्द आपका उत्तर होगा। कोटेजन ने कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। आपको ये गृह प्रबंधन के बुक में मिल जाएगा। ये श्रीमती मंजू पाटनी जी की बुक है और आपको फर्स्ट चैप्टर में ही ये मिल जाता है। ठीक है, चलिए। एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते, इसे कहते हैं क्लिक प्रभाव, सहवास, कॉन्टेक्सचुअलिटी या पलटन प्रभाव। क्लिक प्रभाव मतलब तुरंत, सहवास के माध्यम से ही बच्चे पैदा होते तो वो अलग सी बात हो गई। कॉन्टेक्सचुअलिटी और पलटन प्रभाव। ठीक है, तो एक साथ जब कई लोग पैदा होते हैं तो कोहाल्ट होता है, यानी कि पलटन प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिस, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है? तो आपका ये जो बुक है इनके द्वारा लिखी हुई, उस बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अवसादित लोग, अवसादित मतलब जो चिंता में रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो दुखी रहते हैं, उनको बोलते हैं अवसादित। अवसादित लोग तार्किक विचार के प्रमुख विरूपण का अनुभव करते हैं, जिसमें शामिल है मध्यस्थता संबंधी अनुमान, विस्तीर्ण, उल्लास, अति सामान्यीकरण। तो सबसे पहले तो जो अवसादी लोग रहते हैं उनका तो आप बिल्कुल उल्लास तो बाहर ही निकाल दीजिए, उल्लास तो उनमें रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो बचा क्या? मध्यस्थता संबंधी अनुमान, विस्तीर्ण और अति सामान्यीकरण, यही तीनों चीज़ें रहेगा, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 4। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक्स मानव ढांचे के चयनित भागों की माप पर आधारित पहचान की प्रणाली होती है। ठीक है,
मैट्रिक्स मानव ढांचे के चयनित भागों की माप पर आधारित पहचान की प्रणाली है। एंथ्रोपोमेट्रिक्स का संबंध मानव शरीर के आयामों और अनुपातों के माध्यम से है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो मानव ढांचे में जो आपके मानव ढांचा होता है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए एंथ्रोपोमॉर्फी ट्रिक्स जो होती है वो उपयोग की जाती है। ठीक है, वो क्या होता है कि जो इंसान की शरीर होती है उसके हर भाग की माप की पहचान करता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आपके जो शरीर के अंग हैं उसमें कोई कमी है या नहीं है, या कभी कभी इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं, या कभी कभी इसका उपयोग वो लोग करते हैं जो शारीरिक रूप से जो शरीर को आंकते हैं। ठीक है, मानव शरीर के आयामों और अनुपातों की माप की जाती है इससे। तो ये ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगठन प्रबंधकीय निष्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, संगठन आपका प्रबंधकीय निष्पादन का महत्वपूर्ण साधन। संगठन का अभाव संरचना में अनेक खामियों को जन्म देता है। तो संगठन जो होता है प्रबंधकीय निष्पादन का महत्वपूर्ण साधन होता है, ये बात सही है। प्रबंध करने के लिए संगठन की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ संगठन अगर ना हो तो संगठन का संरचना अभाव हो तो बहुत खामियां, बहुत कमियों को जन्म देता है। ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें भी सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। मित्र, संबंधी, पड़ोसी, उपर्युक्त सभी। तो आप सबको पता है कि जब पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली, तो सबसे पहले परिवार, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद पहले परिवार, फिर संबंधी, फिर पड़ोसी, फिर मित्र, ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि उपर्युक्त इसमें सभी जाएगा। वार्तालाप के निम्नलिखित चरणों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित करना है। वार्तालाप करने के लिए तो सबसे पहले वार्तालाप करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्या प्रारंभ, प्रतिक्रिया, समापन, प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना, कार्य। तो सबसे पहले वार्तालाप को करने के लिए प्रारंभ करना पड़ता है। कोई एक शुरू करता है। हम लोग कहीं जाते हैं, मान लीजिए शादी में जाते हैं, तो एक टेबल पे बैठते हैं भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए। हम लोग अपनी प्लेट उठाते हैं और आते हैं टेबल पे बैठते हैं। उस टेबल पे 4-5 लोग ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, या वो खाते हैं या तो बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई एक शुरू करता है, और आप इनकी क्या लगती हैं, या आप किसके तरफ से। फिर हम कहते हैं भाई हम तो लड़के वाले की तरफ से, लड़की वाले की तरफ से। तो आप लड़की वाले की क्या लगती हैं, हम तो उनके फला रिश्तेदार लगते हैं, तो उनकी रिश्तेदारी, अच्छा वहाँ भी उनकी रिश्तेदारी है। इस तरह से बातचीत बढ़ती। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले प्रारंभ किया जाता है। प्रारंभ करने के बाद में जो है अब प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। भाई कोई मैं शुरू कर दी तो अब आप आगे बढ़ाएंगी, ऐसा तो है नहीं मैं अकेले बोलती जाऊँगी। प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद में कार्य किया जाएगा। कार्य करने के बाद बातचीत करने का कार्य किया जाएगा। कार्य करने के बाद में जो है फिर उस कार्य पर प्रतिक्रिया की जाएगी। ठीक है, उस कार्य पर क्या किया जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया की जाएगी। प्रतिक्रिया करने के बाद में समापन किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ADEB ये आपका ऑप्शन नंबर है, इसको देख लीजिए ADEBC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देख लेते हैं। HACCP व्यवस्था में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाएं। नियंत्रण और रोकथाम के मानदंड विकसित करना, प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदु की निगरानी, जटिल नियंत्रण बिंदुओं की पहचान, जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, शीघ्र सुधारक कदम उठाना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें आपको कि आपका HACCP व्यवस्था को सम्मिलित करना है ढंग से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, HACCP। तो HACCP का सबसे पहले फुल फॉर्म नोट कीजिए, मैं बोल रही हूँ। हैज़र्ड एनालिसिस और एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इसका फुल फॉर्म है। और इसमें आपको क्या करना है, ये एक आपके जो है आप व्यवसाय के लिए या इस तरह के कामों के लिए, ठीक है, जो है आप उपयोग करते हैं।
सबसे पहले इसका क्या होगा, जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जोखिम की पहचान करना और मूल्यांकन करना होगा। उसके बाद में क्या करना होगा, जटिल नियंत्रण बिंदुओं को पहचानना होगा। ठीक है, जटिल नियंत्रण बिंदुओं को पहचानने के बाद नियंत्रण और रोकथाम के मानदंड को विकसित करना होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना होगा, प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदु की निगरानी करना होगा। और लास्ट में क्या होगा, शीघ्र सुधारक कदम उठाना होगा। ठीक है, तो ये आपका है डी सी, आपका ऑप्शन नंबर DCABE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाओलो फ्रीयरे ने सामाजिक परिवर्तन में संवाद और जनता की भागीदारी पर बल दिया है। भागीदारी का अर्थ जनता के साथ तथा जनता के लिए कार्य करना होता है। ठीक है, तो क्या है, क्या ए और आर दोनों गलत है, क्या ए सही और आर गलत है, क्या दोनों ए तथा आर दोनों सही लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है, या दोनों ए आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो बताना है दोनों ए और आर क्या है। तो पाओलो फ्रीरे ने सामाजिक परिवर्तन में समाज और जनता की भागीदारी पर बल दिया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या है, सही है। भागीदारी का अर्थ जनता के साथ तथा जनता के लिए कार्य करना है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि दोनों ए और आर सही है, दोनों ए और आर सही है, ए का सही विवरण है, आर ए का सही विवरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्यवस्था की सिस्टम अप्रोच के विभिन्न कदमों को सही क्रम में लगाइए। फीडबैक, थ्रूपुट, इनपुट, आउटपुट। आपको कैसे लगाना, सबसे पहले आपको पता है कि आप क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, तीसरा इनपुट करने के बाद में आप क्या करेंगे, थ्रूपुट करें, मतलब आपने इनपुट किया तो वहाँ पर आपको कुछ देखने को मिला, अंदर गया, थ्रूपुट हुआ। ठीक है, आप क्या करेंगे, थ्रूपुट करेंगे। थ्रूपुट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट होगा। ठीक है, आउटपुट करने के बाद में क्या होगा, आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आप ऑप्शन नंबर देखिए, तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, पहला है, इसको आप मिला लीजिएगा। सामाजिक विपणन अन्य प्रकार के विपणन से भिन्नता होती है क्योंकि इसका उद्देश्य विपणनकर्ता को लाभ पहुंचाना नहीं अपितु लक्षित श्रोता और आम समाज को लाभ पहुंचाना होता है। इसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा का विपणन करना नहीं अपितु एक सामाजिक व्यवहार जिस पर सामान्यतया अत्यधिक जन सहमति होती है को प्रभावित करना होता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, पर आर इसकी सही कारण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, पर आर इसका सही कारण है। तो बताना है क्या है, तो आपको क्या बताया जा रहा है, सामाजिक विपणन यानी सामाजिक विपणन अन्य प्रकार के विपणन से भिन्न होता है। सही बात है, अन्य प्रकार का जो विपणन होता है, अन्य प्रकार का जो उत्पाद होता है उससे सामाजिक विपणन अंतर होता है क्योंकि इसका उद्देश्य विपणनकर्ता को लाभ पहुंचाना नहीं अपितु लक्षित श्रोता और आम समाज को लाभ पहुंचाना होता है। ठीक है, तो सही है, इसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा का विपणन करना नहीं होता अपितु एक सामाजिक व्यवहार जिस पर सामान्यतः अत्यधिक जनसहमति होती है प्रभावित करना होता है। यानी कि दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सामाजिकरण, परतंत्र, नैतिकता, जीववाद और पहचान बनाना। नियम और सामाजिक रूप से स्वीकृति सिद्धांत, अनजाने में दूसरे व्यक्ति की शैली और व्यक्तित्व को ग्रहण करना, सामाजिक नियमों और आदर्शों को सीखना या विश्वास की निर्जीव वस्तुएं जिंदा हैं। तो सामाजिकरण क्या होता है, पहले आपको ये बताना है। तो सामाजिकरण का मतलब होता है कि सामाजिक नियमों और आदर्शों को सीखना, वही होता है क्या आपका सामाजिकरण। परतंत्र नैतिकता क्या होती है, परतंत्र मतलब अनजाने में दूसरे व्यक्ति की शैली और व्यक्तित्व को ग्रहण करना। परतंत्र मतलब स्वतंत्र, मतलब हम खुद के लिए स्वतंत्र हैं, अपने इच्छा से काम कर रहे हैं। परतंत्र मतलब हम दूसरों की इच्छा से काम कर रहे होते हैं। पर इच्छा यानी हम दूसरों की इच्छा से काम कर रहे हैं, पर इच्छा क्या होती है, दूसरों की इच्छा का प्रश्न होता है। तो परतंत्र मतलब क्या होता है, अनजाने में दूसरे व्यक्ति की शैली और व्यक्तित्व को ग्रहण करना। जीववाद क्या होता है, जीववाद यह विश्वास की निर्जीव वस्तुएं जिंदा हैं।
ठीक है। यानी कि हम लोग जीववाद में निर्जीव वस्तु को जिंदा समझते हैं, या पेड़ पौधे वाली जो चीज़ें हैं हम उसको नहीं मारते। चूहा है जो घर में, उसको हम लोग नहीं मारते, कितना भी नुकसान करते, जो जीववाद वाले होते हैं वो नहीं मारते, ठीक है। और पहचान बनाना क्या मतलब क्या होता है? पहचान नियम और सामाजिक रूप से स्वीकृति सिद्धांत, ये हो जाता है क्या आपका पहचान बनाना। तो 3 2 4 1 आपका ऑप्शन सही आता है, ठीक है। 3 2 4 1 यही तो आपका ऑप्शन सही है ना। तो क्या सही है आपका? 3 1 4 2, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और व्यापारी के लिए यह अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए कि ज़रूरतमंद, बेघर, उत्पीड़ित और निराश्रय बच्चों की सहायता करें। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्र की उन्नति के लिए सब करना चाहिए। लोगों की मानसिकता को बदलना बड़ा कठिन है, ये भी सही है, ठीक है। लोगों की मानसिकता को समझना या बदलना बहुत ही कठिन है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है और आर सही है, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, लोगों की मानसिकता को बदलना बड़ा कठिन है, ठीक है। तो ये अपनी जगह सही है, और ए और आर दोनों सही है, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आंसर जो दिया है क्या, राष्ट्र की उन्नति के लिए, ये सही है। फिर उसके बाद में आर गलत है, लेकिन आर भी सही है, ठीक है। लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत कठिन बात होती है, आसान बात नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत, ये आप जो आंसर देख रहे हैं ये आंसर गलत है, आपका आंसर सही जाएगा ए। सामाजिक बुराइयों को बढ़ने का कारण क्या है? रचनात्मक पालन पोषण की कमी, जीवन के लिए शिक्षा के स्थान पर रोजगार के लिए शिक्षा की अवधारणा, अस्वस्थ एवं बहु जनसंचार माध्यम, मानवीय मूल्यों, नागरिक के कर्तव्यों और जीवन कौशल संबंधी शिक्षा पर बल दिया जाना, ठीक है। सामाजिक बुराइयों को बढ़ने का कारण क्या है? तो सामाजिक बुराइयों का जो बढ़ने का कारण है उसको क्या है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका सामाजिक बुराइयों का होता है कि आपका जो बढ़ने का कारण क्या है कि सबसे पहले रचनात्मक पालन पोषण की कमी, ठीक है। रचनात्मक मतलब रचना, किसी को बनाने के लिए पालन पोषण की कमी, तो बिल्कुल सही है। जीवन के लिए शिक्षा के स्थान पर रोजगार के लिए शिक्षा की अवधारणा, ये भी सही। भाई गरीब लोग पहले शिक्षा नहीं देकर पहले पेट भरने के लिए काम करवाते हैं। अस्वस्थ एवं बहु जनसंचार माध्यम, अस्वस्थ मतलब कि क्या होता है कि लोग मोबाइल बच्चों को दे रखे हैं कि बच्चे जो है मोबाइल का उपयोग करेंगे अच्छे के लिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, कोरोना काल आया तो हम लोगों ने अपने बच्चों को एक एक मोबाइल पकड़ा दी, ठीक। मोबाइल पकड़ाने के बाद में क्या किया, बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ने के बजाय गेम, फालतू की वीडियोस, क्योंकि नेट तो डलवाना ही था, बच्चों को पढ़ना है तो इंटरनेट के कनेक्शन देना ज़रूरी है। फालतू की वीडियोस, गंदी गंदी वीडियोस जो उनके लायक नहीं है वो चीज़ें वो उसमें सीखने लगे, और इसका प्रतिरूप अब दिखाई दे रहा है जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तब, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपके आंसर में, ये चौथा भी दिया लेकिन चौथा ध्यान से पढ़िए, मानवीय मूल्यों, नागरिक के कर्तव्य और जीवन कौशल संबंधित शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। कब? जब सामाजिक बुराइयों को बढ़ने से रोकना होता है। तो ये क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है। सामाजिक बुराई इसके वजह से नहीं फैलती है, ठीक है। इन तीनों की वजह से सामाजिक बुराई फैलती, किसकी वजह से? इन तीनों की वजह से सामाजिक बुराई फैलती है। सामाजिक बुराइयों के बढ़ने का कारण ये नहीं है, ये तीनों है, ठीक है, ये तीनों है। चलें, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाज के सभी वर्ग, प्रजाति एवं मानव जाति समूहों में बाल दुर्व्यवहार होता है। बाल दुर्व्यवहार अधिकतर पारिवारिक हिंसा के भाग हैं जो सामाजिक व आर्थिक तनाव की स्थिति में बढ़ता है। समाज के सभी वर्ग, प्रजाति एवं मानव जाति समूह में बाल दुर्व्यवहार होता है। क्या ये सही है या
गलत है। तो बिल्कुल सही है कि कोई भी समाज हो, उच्च नीच, ऊंचा नीचा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, किसी भी वर्ग का हो, बाल दुर्व्यवहार उसके साथ होता है। बाल दुर्व्यवहार अधिकतर पारिवारिक हिंसा का भाग है जो सामाजिक और आर्थिक तनाव की स्थिति को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। ए और दो आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए सूची 2 का वो करना है, ठीक है। पद आपका, इसके बाद में आपका विवरण। मैट्रिलोकल, पैट्रिनिलियल, इंसेप्ट और मोनोथिस्म, ठीक है। पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगाना, वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता है। करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप, दिए गए समुदाय पर एक परिवार का अधिकार, एक ईश्वर में विश्वास, ये आपको बताया जा रहा है। अब आपको इसको बताना है, ठीक है। तो मैट्रिलोकल क्या होता है? तो मैट्रिलोकल होता है वह परिवार, मैट्रिलोकल का मतलब वह परिवार वह व्यवस्था इसमें पति पत्नी माता पिता के साथ रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है दूसरा। पैट्रिनिलियल क्या होता है? पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगाना। इंसेप्ट क्या होता है? करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप। और मोनोथिज्म, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो डाई पॉली, याद है? मोनो मतलब एक चेन, पॉली मतलब दो चेन, और मोनो पॉली डाई, और डाई मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पर मोनो बात हो रही है, मतलब कि एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे? मोनोथिज्म, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा क्या? 2, 1, 3, 5 कहाँ है? आप देखो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह परिवार, यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। सेवानिवृत्ति, विस्तारण चरण, वित्तीय प्रतिलाभ, प्रतिष्ठान की अवधि। यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। आरंभिक उपचरण, परिवार का आरंभिक उपचरण जब विवाह होता है, विवाह के बाद में क्या होता है? बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालय के बाद बच्चों को नौकरी मिलती है, बच्चों को नौकरी मिलती है, बच्चे शादी करते हैं, शादी करने के बाद फिर घर को छोड़ देते हैं। तो एक होता है आपका खाली घोंसला, एक होता है पूर्ण घोंसला, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पर? सेवानिवृत्ति, विस्तारण, विस्तार मतलब विस्तार करने वाला चरण, वित्तीय प्रतिलाभ, प्रतिष्ठान की अवधि, प्रतिष्ठान मतलब जो है प्रतिष्ठान की अवधि, वो उस समय परिवार को बैठाया जाए। तो वह परिवार का आरंभिक उपचरण जो होगा वो विस्तारण चरण होगा, ठीक है। विस्तार मतलब बच्चे की वृद्धि, बच्चे का गर्भवती होना, फिर बच्चा होना, ये सारी चीज़ें। पारिवारिक प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या क्या है? सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन, योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन, योजना, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग। क्या है इसके उत्तर बताइए। तो सबसे पहले योजना होता है, योजना बाद आयोजन होता है, आयोजन के बाद नियंत्रण होता है, नियंत्रण के बाद में क्या होता है? मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या है? ठीक है, विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत मतलब कि आप बताएंगे किस किस तरीके से आपका खर्चा होता है। तुलन पत्र, पारिवारिक बजट, मौद्रिक संसाधन, अभिलेख। क्या पूछा जा रहा है? एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीके में से इनमें से क्या हो जाता है? तुलना पत्र, तुलन पत्र मतलब तुलना की जा रही है। मौद्रिक संसाधन मतलब साधन उपयोग किया जा रहा है, भाई ये काम कर लेंगे आ जाएगा रुपया, ये काम कर लेंगे। अभिलेख जो कि हम लोग लेखा जोखा रखते हैं, यहाँ पर क्या बता जा रहा है? खर्च का ब्यौरा देने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो उसमें पारिवारिक बजट, भाई जब भविष्य की बात हो रही है तो आप बजट बनाओगे, थोड़ा थोड़ा बचाओगे तो क्या हो जाएगा? भविष्य का आप लेखा जोखा रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? गृह प्रबंधन, हाउसकीपिंग, पारिवारिक प्रबंधन, संसाधनों की देखरेख, ठीक है। हाउसकीपिंग सिर्फ घर की देखरेख, हाउसकीपर होते हैं। पारिवारिक प्रबंधन परिवार के प्रबंध की बात हो रही, संसाधन की देखरेख की बात हो रही। एक परिवार चलाने में शामिल
जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? गृह प्रबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? स्कूल, अस्पताल, मंदिर, परिवार। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है बात हो रही है, तो बताएं समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? तो समाज की बुनियादी इकाई आपकी कौन सी होती है? परिवार। परिवार के बाद में आपके आता है स्कूल, स्कूल के बाद में आप और भी परिवार, पड़ोस, स्कूल, मंदिर, अस्पताल। अस्पताल तो मतलब लास्ट की रखो आप, लेकिन सबसे पहले परिवार, परिवार के बाद विद्यालय, फिर मीडिया, फिर समाज, फिर ये, फिर वो, सब दुनिया भर का आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से, पियाजे से। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आपकी अल्बर्ट बंडूरा से आपकी जोड़ संबंध रखती है। परिवार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे स्थापित होते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, शादी ब्याह कर लिए, नौकरी चाकरी पा गए, वो अपना देखने लगे, तब हमें, जैसे मान लो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद वो अपना नौकरी चाकरी कर लिए, नौकरी चाकरी करने के बाद शादी ब्याह कर लिए, अपने परिवार के साथ बिल्कुल एकदम बढ़िया खुश हैं, उनको आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम एकदम मतलब स्वस्थ हो जाएंगे, हम एकदम से अस्वस्थ रहेंगे अपने बच्चों के प्रति। हम क्या करेंगे? खाएंगे, जिएंगे, चैन से रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पेंशन मिले ना मिले, मुझे जो है जो थोड़ी बहुत मैंने इनकम इकट्ठा कर रखी है उसी से अपना पति पत्नी का खर्चा चल जाएगा। तो क्या हो जाता है? जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं तब ये हो जाता है क्या? जिम्मेदारी से मुक्ति। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक प्रभुत्व दर्शाती कहा जाता है। निरंकुश शैली, अभिव्यक्ति शैली, अनुज्ञाप्रद शैली, आक्रामक शैली। ठीक है, तो जो है जो बच्चों के ऊपर एक क्या बोलते हैं, परवरिश की शैली जो होती है बालक पर अभिभावक प्रभुत्व दर्शाती है। ठीक है, बालक पर अभिभावक प्रभुत्व दर्शाती है, वो कौन सी शैली होती है? तो निरंकुश शैली इसमें उत्तर होगा। और निरंकुश शैली का मतलब क्या होता है? वो शैली जहाँ पर कि किसी से और राय ना ली जाए, अपनी राय दी जाए। जैसे अधिकतर अभिभावक जो होते हैं बच्चों के ऊपर उनका ही वो रहता है, राय रहती है। जैसे टीवी इतने बजे देखना है, टीवी बच्चे का मन करेगा कि वो रात में 12 बजे देखें, नहीं देखना है। बच्चे का मन करेगा रोज़ वो जंक फूड खाएगा, मैगी खाएगा, वो जो है चाउमीन खाना चाहेगा, नहीं खाना है, तुम्हें रोटी और हरी सब्जी खाना है, दाल खानी है। तो ये निरंकुश शैली है, बच्चे की कोई इसमें इच्छा पूरी नहीं हो रही, इसमें सिर्फ माँ बाप की इच्छा पूरी हो रही है। तो परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक प्रभुत्व दर्शाती उसे क्या बोलते हैं? निरंकुश शैली बोलते हैं। निरंकुश शैली को जान जाइए अच्छे से। निरंकुश शैली का मतलब होता है कि जो है सामने वाले की कोई बात को सुना ना जाए, अपनी बात को कही जाए। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं या होती हैं महिलाएं, तो क्या होता है उनको बोल दिया गया कि तुम्हें ये काम करना है, वो बोली नहीं मुझे नहीं, मुझे ये काम करना है, मतलब कि अपोजिट साइड। ठीक है, तो हो जाता है निरंकुश शैली। ठीक है, तो आज का इतना क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन, कैसा समझ में आया, क्या कुछ गलत सही, जो आपको जैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सेशन सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अभी कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो बताइएगा प्लीज़। आप लोग पूरे पेपर्स को जो है आप ऐसे मत भेज दीजिए। चलिए, वो बीए वाला पेपर मैंने कराया था वो ठीक है, आपने उसको दिया, मैं उसको कराऊंगी पूरा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहीं कोचिंग ले रखा है और आपने कोचिंग की पूरी पेपर सीट को भेज दिया है, आप उसको खुद से नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या आंसर किया, आपने क्या पढ़ा। ठीक है, आप ऐसे पेपर्स भेजिए जैसे सविता जी ने भेजा था, बीए का कहीं पेपर हुआ था तो आपने भेजा था, बहुत अच्छा लगा, उसको मैं पूरा करवाऊंगी, मैं उसको पूरा जो है पूरा वही करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सविता जी ने भेजा है, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर करवा दूंगी। और किसी को अगर मिलता है भाई बीए प्रीवियस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और इधर उधर के मिलते हैं तो बिल्कुल आप भेजिए। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग सेंटर में कोचिंग करके रखे हैं और वहाँ से आपको 150 या 125 क्वेश्चन के पेपर मिलते हैं तो उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जब ना आए
तब भेजिए, ताकि मैं क्या करूँ उसको आपको बता सकूँ। वरना अगर आपने कोचिंग किया है और अगर आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कोचिंग लिया है तो आपको समझ में कितना आया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। तो फिर चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।